नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। और हम लोग पढ़ रहे हैं डाक बंगला, उसकी कथा वस्तु और सारांश। तो ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है, तो इसके ध्यान से सुनिए। इसके पहले 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, उसे देखना न भूलें। इससे पहले बत्रा के साथ शीला अक्सर अपना समय व्यतीत करने लगी और एक दिन अचानक से शीला घर पर आकर ईरा से कहती है कि तुम अपना सामान लेकर निकलो और कल से तुम्हारी नौकरी की छुट्टी। ईरा को कुछ समझ में नहीं आता है, परंतु हाँ, इतना तो अवश्य समझ जाती है कि इस फैसले में और इस कहानी में बत्रा भी कहीं न कहीं शामिल है। बिना उसकी मर्जी के वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उस दिन उसे अपने शरीर से, अपने आप से घिन होने लगती है कि अपने जीवन यापन के लिए उसने अपने शरीर से समझौता किया। ईरा एक बार फिर से बेसहारा हो जाती है। कई बार उसे लगता है कि वो आत्महत्या कर ले, तो कई बार ऐसा लगता है कि किसी आदमी से प्यार करूं और जैसे ही वो मेरी ओर बढ़े मैं उसका गला घोट दूं। इतना सब कुछ होने के बावजूद ईरा स्वीकार करती है कि कहीं ना कहीं वह मजबूर है हर आदमी से अच्छी तरह बोलने के लिए, उससे प्यार करने के लिए। और जब किसी आदमी को अकेला दुख में देखती है तो उसका हृदय करुणा से भर उठता है। ईरा तिलक से यह भी कहती है कि सबसे बड़ा झूठ मैं यह बोलती आ रही हूँ कि वो बहुत ही खूबसूरत झूठ है यार। जब भी जो भी मेरी ज़िंदगी में आया उसने जाने अनजाने घुमा फिरा कर सीधे सीधे हमेशा यही जानने की कोशिश की कि मैंने कभी पहले किसी से और पुरुष से प्यार तो नहीं किया। यही सबसे बड़ा संतोष है। और मैंने अपने हर प्रेमी से यही कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी में पहले हो और तुम प्रथम हो। यह खूबसूरत फरेब मैं करती रही हूँ और इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैं हर पुरुष से यही चाहती हूँ कि वह मुझे अपना अंतिम प्यार दे, मेरे बाद उसकी ज़िंदगी में कोई और न हो। परंतु ईरा के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। केवल इसी एक खूबसूरत फरेब के साथ वो अपनी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थी। पिता से संपर्क टूटना, विमल का चले जाना, बत्रा का इस प्रकार से व्यवहार करना, यह ईरा की जिंदगी का तीसरा मोड़ था। इसके बाद ईरा एक ट्यूटर के रूप में डॉक्टर चंद्रमोहन के दोनों बच्चों को पढ़ाने लगी। 50 साल की उम्र में चंद्रमोहन के जीवन में हमसफर की जगह खाली थी। उसने ईरा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन ईरा ने उसे स्वीकार नहीं किया। अस्वीकार करने का निर्णय और स्वीकार करने का निर्णय ईरा पर छोड़ दिया। ईरा ने बाद में विवाह के लिए इनकार तो किया था, लेकिन उसके बच्चों की देखभाल करती रही। उनके साथ डिब्रूगढ़ जाकर रहने लगी, परंतु डॉक्टर की निगाहें हमेशा प्यार की इच्छा से ईरा की ओर देखा करती। वह आखिरी दूसरा कोई मार्ग न समझे तथा जीवन में कहीं न कहीं स्थायित्व की चाह ने उसे विवाह करने के लिए हाँ बोल दिया। ईरा कहती है कि जब दलदल से निकलना ही नहीं हो सकता, तो बेहतर था कि एक बड़ा सा पत्थर अपने कलीजे के ऊपर डालकर वह उसी दलदल में समा जाए। आगे वो कहती है कि आज मैं जो भी थोड़ी बहुत आज़ाद हूँ उसी के बल पर हूँ, नहीं तो लोग मुझे खा गए होते। दूसरे महीने शादी की, परंतु इस बेबसी के साथ कि मैं इस दिन मर गई थी। फिर अपनी बेबसी और लाचारी भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर थी। 50 साल की उम्र, मोटे चश्मा पहनने वाला, एक नकली दांत बाहर निकाल कर रखने वाला आदमी से ईरा और क्या चाह सकती थी। कुछ दिनों के बाद जब ईरा ने उसे अपने पास आने से मना कर दिया तो वो ईरा को परेशान करने लगा। ईरा कहती है कि एक रोज़ जब उसने मुझे बहुत परेशान किया तो मैंने उसके हाथ बांध दिए। वह नकली दांत भी निकाल कर रख चुका था, नहीं तो उसने मुझे काटता, वो मुझे टांगों से मारता और अपने को कोसता रहा। उस रात बारिश हो रही थी और हाथ बांधने के बावजूद वह मान ही नहीं रहा था। बार बार कहता था कि तुम मेरी बीबी हो, मेरी बीबी हो, और मेरे मन में जो आएगा मैं करूँगा। अपने को असहाय लगता, इससे मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट पहुँचता। असम में जैसे बिहू पाव में नाच गाना खुशियाँ मनाई जाती है, ऐसी कोई खुशी मेरे जीवन में ना थी। वो सोचती थी कि मेरी खुशियाँ कहाँ चली गई, क्या मुझे यह सब मिलना था? ऐसा कौन सा पाप मैंने किया था जो जीवन के सारे सहारे दिन ब दिन छिन गए। मैं घर भी नहीं बसा सकी।
एक नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकती थी। ईरा का मन हमेशा यह सब सोच रोता रहता था। इस बीच असम के विद्रोहियों द्वारा हमले में डॉक्टर को गोली लग जाने से 4-5 दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले डॉक्टर के ईरा को घर परिवार बच्चे जैसे शब्द प्राप्त हुए थे। डॉक्टर ने उनके बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और मृत्यु के साथ ही ईरा का तीसरा सबसे सुखद अध्याय समाप्त हो गया था। डॉक्टर की मृत्यु के पश्चात ईरा ने अपने अंदर बहुत कुछ महसूस किया। वह कहती है कि डॉक्टर ने मुझे आंतरिक समर्थन दी, मुझे एहसास कराया कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, और मेरे लिए रुपया छोड़कर उसने मुझे मेरी स्थिति का सामना करने का साहस भी दिया, मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया। वह तिरस्कार हिंसा का शिकार होता रहा, पर उसका मन जितना उजला था वह साबित कर गया। ईरा के जीवन के पिछली सभी घटनाएं सुनने के बाद लेखक अर्थात तिलक यह सलाह देते हैं कि तुम शादी कर लो ईरा, परंतु वह इस बात को खारिज करती है कि तुम किस सुख की बात कर रहे हो। सुख के लिए किस चीज की जरूरत होती है यह कोई नहीं जानता। उसे आज जिसमें सुख मिलता है हो सकता है कि कल वही दुख का सबसे बड़ा कारण भी बन जाए। सुख और दुख तो किसी के जीवन में आते हैं जाते हैं, कोई स्थायी नहीं रहता। दोनों जीवन की ऐसी रेखाएं हैं जो एक साथ चलती रहती हैं। केवल स्थिति कभी एक रेखा से दूसरी रेखा की ओर धकेल देती है। जीवन ऐसे ही चलता रहता है। सुख की कामना करने से सुख नहीं मिलता, और मैं किसी को सुखी बना नहीं सकती, या फिर एक कामना की तरह ही है। ईरा अब जान जाती है कि तिलक उससे विवाह करना चाहता है, परंतु इससे पहले कि तिलक उससे आग्रह करे ईरा साफ मना कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि जिसने उसका पिछला जीवन सब कुछ जान लिया है वह पत्नी बनकर रहे। वह अपनी इस बात का तर्क भी देती है कि हर मन पवित्रता का भूखा होता है, और मेरी पवित्रता तो तुम जानते हो। आगे लेखक लिखने लगते हैं, उसके बाद ईरा ने किसी स्कूल में मास्टरी की थी, किसी फॉर्म में रिसेप्शनिस्ट की तरह काम भी किया था, और कुछ दोनों साबुन एवं अन्य श्रृंगार संबंधी निर्माताओं कंपनियों में सेल्स गर्ल का काम भी किया था, जहां उसे स्मार्ट बनकर रहने की हमेशा सलाह मिलती थी। यही स्मार्ट बनने का मतलब होता है कि दूसरों के नज़रों में खुद को गड़ा देना, अपने शरीर और रूप के सहारे सभी चीज़ों को बेचना। परंतु यह सब ज़्यादा दोनों दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि कहानी भी टिकने का मतलब है शरीर की मांग, और सभी की आंखें स्त्री को नोच लेने के लिए हमेशा तकती रहती हैं। असम के जेल से छूटकर विमल एक बार फिर ईरा की जिंदगी में वापस आता है, लेकिन फेफड़े का रोग लेकर आज विमल के पास लाखों सवाल थे। नौजवानों की असफलता, गरीबी, भूखमरी, मजबूरी, डूबी हुई अर्थव्यवस्था के प्रति जिसका कोई जवाब नहीं था। ईरा विमल से ठीक होने के लिए भर प्रयास करती रही। उसे कहीं न कहीं यह उम्मीद थी कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तथा उसके जीवन में फिर से प्रकाश होगा। वह फिर से विमल के साथ एक सुंदर जीवन जी पाएगी, परंतु समय ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। लाख कोशिशों और सेवाओं के बाद भी वह ठीक नहीं हो सका, और वो इसी उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा, उसके जीवन में फिर प्रकाश का उज्जवल होगा, और कोशिश करती रही, परंतु विमल ठीक नहीं हो पाया। और ठीक 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि विमल मर जाता है। ईरा फिर से हमेशा के लिए अकेली रह गई। इसके बाद चंडीगढ़ में उसे कोई नौकरी मिल गई थी। जब लेखक को केवल इतना पता था कि चंडीगढ़ में नौकरी कर रही है, अपना सूटकेस लेकर वो वहाँ पर चली गई होगी। इस प्रकार इस उपन्यास का एक दुखद और ईरा के अकेलापन का अंत हो जाता है। लेखक कमलेश्वर ने इसके जीवन के मध्य से वर्तमान समाज में व्याप्त स्त्री के जीवन की संगतियों एवं परेशानियों को बखूबी दर्शाया भी है। एक स्त्री का जीवन हर स्थिति में जितना कठिन होता है, इस पितृसत्तात्मक समाज ने स्त्री के जीवन के लिए जो ढांचा खड़ा कर रखा है, उसमें पुरुष के साथ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, यह सब उपन्यास के माध्यम से लेखक ने दिखाया है।
ईरा का जीवन उसे डाक बंगले की तरह हो गया है, जहाँ मुसाफिर आते हैं, विश्राम करते हैं, घूमते फिरते हैं और वापस चले जाते हैं। इस प्रकार उसे डाक बंगले के इस स्थिति में छोड़कर, तो आशा करती हूँ कि ये उपन्यास की कथा वस्तु और सारांश आप सभी को समझ में आए होंगे। और अब हम ईरा के चरित्र चित्रण को भी देखते हैं। ईरा, जो कि इस कहानी की मुख्य नायिका है, आज हम उसके बारे में जानते हैं। कमलेश्वर का द्वितीय उपन्यास डाक बंगला की नायिका ईरा। पूरी कहानी जो है ईरा के आसपास घूमती है। इस उपन्यास से शुरू से लेकर अंत तक उसके अकेलापन का वर्णन किया गया है। इस तरह से आत्मकथा शैली में लिखे गए इस उपन्यास की नायिका ईरा के जीवन में वैसे कई पुरुष आते हैं, मगर फिर भी वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। भावुक एवं संवेदनशील बचपन से में ईरा एक अबोध अल्हड़ बालिका थी। कॉलेज के जीवन तक आते जाते उसका व्यक्तित्व निखरता चला जाता है, उसका सौंदर्य भी और ज़्यादा बढ़ने लगता है। कॉलेज के जीवन में वो अपने सपने के राजकुमार को देखती है और उसी को लेकर ईरा नाटक लिख डालती है। वो सोचती है कि सचमुच कोई राजकुमार उसके जीवन में आएगा और नानी दादी की कहानियाँ सच हो जाएगी। यही उसकी भावुकता आगे चलकर उसके पूरे जीवन को बदल देती है। साहसी प्रेमिका कॉलेज के जीवन में नाटक में काम करते समय ईरा के जीवन में विमल आता है, जो नाट्य क्षेत्र के समर्पित युवक है। वह विमल की तुलना अपने सपने के राजकुमार से करती है और वह विमल को लेकर बड़े बड़े सपने देखती है, उसके साथ प्यार करने लगती है। और जब देखती है कि उसके घर वाले इस शादी के प्रति अच्छा रुख नहीं रखते हैं, तो वह विमल के साथ भाग जाती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद विमल ईरा पर शक करता है। शक के कारण ईरा को छोड़कर वो कहीं चला जाता है। मजबूर विमल जब ईरा को छोड़कर चला जाता है, तो ईरा मजबूर होकर बत्रा के घर में रहने चली जाती है। एक दिन बत्रा की पत्नी आ जाती है और हमेशा शांत रहने वाला बत्रा खिल उठता है। लेकिन जब वह चली जाती है तो उसे बताता है कि वह उसकी पत्नी नहीं है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है और बत्रा के आंसू देखकर भावुकता में बहकर उसे खुद को समर्पित कर देती है। लेकिन जैसे ही उसकी ज़रूरत समाप्त हो जाती है, वह उसे उसके घर से निकाल देता है। पुरुषों को आकर्षित करने वाली नौकरी से निकाल दिए जाने के कारण विवश बनी ईरा पुरुषों को आकर्षित करने का ही काम करने लगती है। वह कहती है कि जब जब जो भी मेरी ज़िंदगी में आया, उसने जाने अनजाने घुमा फिरा कर या फिर सीधे सीधे हमेशा यही जानने की कोशिश की कि मैंने पहले किसी से प्यार तो नहीं किया। पुरुष का यही सबसे बड़ा संतोष है और मैंने अपने हर प्रेमी से यही कहा कि नहीं, तुम मेरी ज़िंदगी के सबसे प्रथम पुरुष हो। यह खूबसूरत फरेब मैं करती रही हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं हर पुरुष से यही चाहती रही हूँ कि वह मुझे भी अपना अंतिम प्यार दे और मेरी ज़िंदगी के में मेरी बात कोई ना आए। अर्थात वह पुरुष से प्यार की प्यासी स्त्री के रूप में सामने दिखाई जाती है। आर्थिक व्यवस्था। ईरा के जीवन में बत्रा के चले जाने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और वह मजबूर होकर अधेड़ उम्र के डॉक्टर चंद्रमोहन की बीवी बन जाती है, जिसके पहले से 2 बच्चे थे और उसकी उम्र 50 वर्ष था। वह उस डॉक्टर से घृणा करती है, लेकिन मजबूर होकर उसके साथ रहने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है। जब डॉक्टर चंद्रमोहन की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आर्थिक चिंता कम होने लगती है, क्योंकि उसके नाम भी कुछ पैसा छोड़ कर जाता है। अस्थिर जीवन जीने वाली। डॉक्टर चंद्रमोहन की मृत्यु के बाद ईरा के पास जगह स्थिर नहीं रह पाती। वह सोलंकी जैसे कई पुरुषों के संपर्क में आ जाती है, परंतु उसे सच्चा प्यार नहीं मिल पाता। जब तिलक जैसा व्यक्ति उसे मिल जाता है तो सब कुछ सुनने के बाद भी उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन ईरा इससे इनकार कर देती है। अकेलापन। आरंभ से लेकर अंत तक ईरा अकेली ही है। उसके जीवन में जब विमल आ जाता है तो सब कुछ त्याग कर वह उसके साथ भाग जाती है। जब वह शक के कारण उसे छोड़ देता है तो अकेली ईरा बत्रा का हाथ पकड़ लेती है। बत्रा भी जब उसे घर से निकाल देता है तो अकेलापन से बचने के लिए डॉक्टर चंद्रमोहन जैसे अधेड़ से शादी कर लेती है, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन की मौत के बाद भी वो अकेली ही पड़ जाती है। सोलंकी जैसे कई पुरुष उसके जीवन में आकर भी वह अकेली है।
इस प्रकार एक अस्थिर जीवन जीने वाली ईरा को हर एक पुरुष डाक बंगले की तरह अपना लेता है और बाद में छोड़ देता है। एक भावुक प्यार की प्यासी, आर्थिक दृष्टि से विवश, अकेली, अस्थिर जीवन पाने वाली स्त्री के रूप में ईरा का चरित्र चित्रण किया गया है। छात्रों, यहाँ पर डाक बंगला उपन्यास पूरा होता है। 3 पार्ट में मैंने दिया, इसके पहले भी 2 पार्ट है और ईरा का चरित्र चित्रण भी बताया है। उम्मीद करती हूँ कि एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत भी मदद मिल जाएगी और सचमुच आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। वहीं ईरा को विमल नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है जो उसी के यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसे क्लब का मेंबर भी था और दोनों जंगल में रहते हुए कभी कभी पैदल शिमला तक निकल जाया करते थे। विमल का एक मित्र था जो बिशप कॉटन स्कूल के पास रहता था। मित्र के घर भी कभी कभी ये दोनों जाया करते थे। एक दिन जंगल के रास्ते में चलते हुए विमल ने ईरा को पहली बार छुआ था। ईरा का रोम रोम सिहर उठा था, जिसे उसने फिर कभी ऐसा महसूस नहीं किया। सपनों का राजकुमार जैसे अपने साथ लेकर जाता है, वैसे ही विमल के साथ वो चुपचाप चलती जा रही थी। विमल ने उसे विश्वास दिला दिया था कि ईरा, हम तुम दोनों रंगमंच के लिए समर्पित हैं। हम जीवन भर इसी में लगे रहेंगे। वह तिलक से कहती है कि बात तो वैसे बहुत छोटी सी थी, परंतु वह विश्वास करने लगी। बड़ा अच्छा था। मैंने विमल की आंखों में देखा था वो विश्वास, परंतु इस विश्वास को मेरे डैडी यानी कि मेरे पिता नहीं समझ पाए। उनके लिए नाटक में भाग लेना और नंगे होकर नाचने गाने में कोई फर्क नहीं था, परंतु ईरा के लिए यह एक प्यारी दुनिया थी, रंगमंच की दुनिया, जिसमें केवल कुछ घंटों में सुख दुख, पाप पुण्य, उतार चढ़ाव सभी देखे जा सकते थे। पूरा जीवन, घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, भावनाएं, कल्पनाएं, सब कुछ नाटक के दौरान 1 घंटा में वह बीता हुआ पल बहुत सुखद था। उठते ही ईरा के डैडी का ट्रांसफ़र हो गया इतने में, और ईरा हॉस्टल में रहने चली गई। जब भी मौका मिलता वह विमल के पास चली जाती और नाटक की बातें किया करती थी। विमल बैठकर सेट का डिज़ाइन बनाता था। तो इस तरह से इस नाटक का आधा भाग मैंने यहाँ कंप्लीट किया है। पूरा नाटक देखने के लिए इसके 2nd पार्ट को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।